हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मास्टर। गाइस, इस वीडियो में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंक्रीट क्या होती है। कंक्रीट की डेफिनेशन, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो गाइस, कंक्रीट एक बिल्डिंग मटेरियल है। कंक्रीट एक तरह का बिल्डिंग मटेरियल है जिसके हम डिफरेंट मेंबर्स में उसको यूज़ करते हैं, जैसे बीम, कॉलम, स्लैब, फाउंडेशन एसेट्रा। और कंक्रीट जो बनता है वो डिफरेंट टाइप्स के बिल्डिंग मटेरियल से ही मिलके बनता है, जैसे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट जिसमें हम सैंड ले लेते हैं, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। इन सब के कॉम्बिनेशन से, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हम कंक्रीट बनाते हैं। तो चलिए गाइस, कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज का मतलब है जब कंक्रीट के अंदर पानी होता है, मतलब वो वेट कंडीशन में होती है। तो इसमें आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं: वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। और उसके अलावा जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड स्टेट के अंदर, तो इसमें 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ है आपकी, श्रिंकेज एंड क्रीप। तो चलिए गाइस, इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वर्केबिलिटी की बात करें, तो गाइस, एज यू कैन सी इन द डेफिनेशन, द कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, composition property of fresh concrete involving ease of placing and resistance to segregation is workability। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो गाइस, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंक्रीट के साथ हम कितनी इजी तरीके से, कितनी आसानी से हम उसके साथ डील कर सकते हैं, उसे हम उसकी वर्केबिलिटी कहते हैं। गाइस, आपको पता होगा कंक्रीट एक हैवी मटेरियल होता है, उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी मतलब कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास, तो उसको हम उसकी ज़्यादा डेंसिटी बोलते हैं। तो कंक्रीट क्योंकि इतना हैवी मटेरियल है, तो उसके साथ डील करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना इतना ईजी नहीं है। इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। सो वी हैव अ पैरामीटर ऑफ वर्केबिलिटी by which we can measure the placing of concrete। मतलब उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें कितनी आसानी हो रही है। तो उसके लिए हमें वर्केबिलिटी को चूज़ करना होता है कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो वर्केबिलिटी के हमारे पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, हमें इनको पहले चेक करना होता है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर हैं। सबसे पहले इसमें आता है वाटर कंटेंट, उसके बाद साइज ऑफ एग्रीगेट, फिर शेप ऑफ एग्रीगेट, फिर सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स एंड एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें, तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट जैसे बढ़ेगा तो उसकी वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमें कंक्रीट के साथ डील करने में अगर हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो उसमें से हम थोड़ा और पानी मिला दो उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा और पानी मिला दिया जाएगा तो उसकी थोड़ी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट हम ज़्यादा पानी नहीं मिला सकते, क्योंकि ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो उसका वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, जिससे वाटर सीमेंट रेशो भी बढ़ जाएगा। तो उसके साथ जो है फिर स्ट्रेंथ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा पानी मिला के हम उसको थोड़ी प्लास्टिसिटी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो साइज ऑफ एग्रीगेट। तो गाइस, साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट्स के अलग अलग साइज होते हैं, उनके डाया के हिसाब से, उनके लेंथ के हिसाब से। एग्रीगेट्स का अलग अलग साइज के हिसाब से हमारे पास एग्रीगेट अवेलेबल होते हैं। तो साइज के हिसाब से वर्केबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, मतलब जितने हमारे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, उनका साइज बढ़ेगा, तो उससे हमारी जो है वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है शेप ऑफ एग्रीगेट। तो गाइस, यहाँ पे राउंडेड एग्रीगेट्स हैज़ हायर वर्केबिलिटी, एंगुलर, फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट्स हैज़ लोअर वर्केबिलिटी। तो राउंडेड एग्रीगेट का मतलब है राउंडेड एग्रीगेट जिसमें जो होते हैं तो उनकी, मतलब उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। पर अच्छी कंक्रीट में हम राउंडेड एग्रीगेट्स का भी यूज़ नहीं करते हैं।
इससे वर्केबिलिटी अच्छी हो जाएगी बट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो हम स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये बस हमें पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में वर्केबिलिटी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं तो हम एंगुलर एग्रीगेट्स को प्रेफर करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेक्सचर, तो पोरोस एंड नॉन सैचुरेटेड एग्रीगेट्स विल रिक्वायर मोर वाटर देन ए नॉन एब्जॉर्बेड वन। इसका मतलब है जो पोरोस और नॉन सैचुरेटेड एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब जिन एग्रीगेट्स के अंदर उनके पार्टिकल्स के अंदर वॉइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे एयर वॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे एग्रीगेट अगर यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी वर्केबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर हम नॉन एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं तो उसमें हमारी वर्केबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो हैवी हो जाएंगे फिर। उसके बाद है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग का मतलब है अगर हम जो हमारा एग्रीगेट का साइज़ होता है उसके हिसाब से, उनके ग्रेड ऑफ साइज़ के हिसाब से अगर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है तो उसमें देखते हैं द ऑप्टिमम परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर अ कंक्रीट मिक्स इज दैट क्वांटिटी विच रिक्वायर्स द लोएस्ट यूनिट वाटर कंटेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। तो इसका मतलब है फाइन एग्रीगेट का जो ऑप्टिमम परसेंटेज होता है वो कंक्रीट की वो क्वांटिटी होती है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती है। इसका मतलब है फाइन एग्रीगेट्स जैसे कि सैंड जो होते हैं तो उसमें पानी की क्वांटिटी सबसे कम रिक्वायर्ड होती है एज कंपैरिजन टू सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि इनके अंदर जो पोर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ पाती है। वो अपने वॉइड्स को बहुत कॉम्पैक्टली पैक करके रखते हैं। तो इसलिए ऐसे मिक्स में जिसमें फाइन एग्रीगेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हमें अच्छी वर्केबिलिटी देता है, ठीक है। उसके बाद है एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स। गाइस, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स का मतलब है ऐसे एजेंट्स जो कंक्रीट के अंदर एयर डेवलप करें। एयर डेवलप होगी तो कंक्रीट के अंदर जो वॉइड्स हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि हमें इस कंक्रीट के इंटरनल वॉइड्स नहीं चाहिए होते, हमें उस पर अगर सरफेस पे वॉइड्स आ जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। इंटरनल वॉइड्स आए तो उसमें हनी कॉम्बिंग हो जाएगी जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक आ जाएगा। बट अगर सरफेस पर अगर हमारे वॉइड्स आ रहे हैं, सरफेस पर हनी कॉम्बिंग हो रही है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसी कंक्रीट जिसमें एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स होते हैं उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी अच्छी होती है। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने कंक्रीट के वो फैक्टर्स देखे जिन पे वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। अब हम वर्केबिलिटी को मेज़र करेंगे। तो वर्केबिलिटी को मेज़र करने के हमारे पास यहाँ पे दो टेस्ट हैं, स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। ये गाइज सफिशिएंट टेस्ट होते हैं वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्लम टेस्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो स्लम टेस्ट क्या होता है? दिस इज़ अ फील्ड एज वेल एज अ लैब मेथड टू मेजर द वर्केबिलिटी बाय मेजरिंग स्लम्प वैल्यू ऑफ कंक्रीट। तो गाइज ये एक तरह की वैल्यू होती है जिसे हम एक इक्विपमेंट से फाइंड आउट करते हैं और इसे हम लैब में या फिर फील्ड में, दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हमारे पास एक ये हॉपर शेप का एक इक्विपमेंट होता है जिसके दोनों साइड ये हैंडल होते हैं, ठीक है। और इसमें ये फ्रस्टम ऑफ कॉर्न के शेप का एक हॉपर है, ठीक है। इसका जो टॉप डाया होता है वो 100 mm का होता है और बॉटम डाया 200 mm का, और इसकी जो ओवरऑल हाइट होती है वो 300 mm होती है, ठीक है। हमारे पास एक टैंपिंग रोड होती है जिसकी हेल्प से हम इसमें कंक्रीट फिल करते हैं और हम इसमें 4 लेयर्स में कंक्रीट फिल करते हैं और हर लेयर को हम उस टैंपिंग रोड की हेल्प से 25 बार उसमें हम रैमिंग करते हैं। उससे क्या होता है, इसका कॉम्पैक्शन होता है, जितने भी उसके वॉइड्स होते हैं, एयर वॉइड्स होते हैं, वो सब फिलअप हो जाते हैं और अच्छे से इसमें कंक्रीट फिलअप हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसमें 4 लेयर में हम इसमें कंक्रीट भरते हैं और उसको भरने के बाद हमें दोनों हैंडल्स को पकड़ के और एक साथ इसको उठाते हैं। उसके बाद हमारी कंक्रीट कुछ इस शेप की आ जाती है जैसे कि यहाँ पे साइड में बना हुआ है ये, और फिर हम इस हॉपर को इसके साइड में रख के इसके टॉप लेवल से
और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसके, जो कंक्रीट का जो यहाँ पे ये हिल बना है, इसके टॉप से लेके जितना भी यहाँ पे गैप बचा है, तो इस वैल्यू को हम स्लम्प वैल्यू बोलते हैं। और गाइज इसमें स्लम्प 3 तरीके का बनता है, वो कंक्रीट के वाटर कंटेंट पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो सबसे अच्छा जो स्लम्प होता है उसे हम ट्रू स्लम्प बोलते हैं। उसके अलावा इसमें शियर स्लम्प होता है, वो कुछ इस शेप का होता है, और एक होता है इसमें कोलैप्स स्लम्प। तो अगर शियर और कोलैप्स स्लम्प अगर हमारा आ रहा है तो उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसमें बार बार उसका वाटर कंटेंट को सही करते हैं और कंक्रीट को फिर से बना के हम उसकी स्लम्प वैल्यू चेक करते हैं जब तक हमारे पास ट्रू स्लम्प नहीं आ जाता। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ स्लम्प की वैल्यूज़ आती हैं अलग अलग टाइप की कंक्रीट के लिए। तो स्लम्प वैल्यूज से हम ये पता कर लेते हैं कि हमारी कंक्रीट किस तरह के काम के लिए, किस तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेड स्लम्प वैल्यूज़ हैं अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए एटलीस्ट, और मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हैवी मास कंस्ट्रक्शन के लिए, पेवमेंट्स के लिए, अंडर रेनफोर्स फुटिंग्स, कैजन्स, ठीक है, ब्रिज डेक, रेनफोर्स फाउंडेशन वॉल्स एंड फुटिंग्स, उसके बाद रेनफोर्स स्लैब्स, बीम्स एंड वॉल्स, उसके बाद बिल्डिंग कॉलम्स, उसके बाद साइड वॉल्स, ड्राइववेज एंड स्लैब्स ऑन ग्राउंड। तो गाइस ये डिफरेंट टाइप के हमारे स्लम्प वैल्यूज़ हैं। हम कंक्रीट का अलग अलग कंपोजिशन लेके, हम अलग अलग तरह की कंक्रीट बना के उनकी स्लम्प वैल्यू चेक करके, और जैसे भी हमारे पास कंक्रीट है और जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि जो हमें कितना स्लम्प चाहिए, तो हम उस कंक्रीट को हम उन कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लम्प टेस्ट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है साइट्स पे, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेस्ट है वर्केबिलिटी के लिए। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।